चलिए शुरू करते हैं। अगला चैप्टर भी देखते हैं। आज जो अगला चैप्टर है वो है वंदना पाठ। चैप्टर का नाम है वंदना और वंदना पाठ के लेखक है विद्यानाथ झा विदित। इनका उपनाम है विदित। तो ध्यान लगाएंगे, चीजों को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लेखक के बारे में ही बात करेंगे, तो ध्यान लगाइए। लेखक विद्यानाथ झा विदित के बारे में समझना शुरू करिए। लेखक के बारे में सबसे पहले लाइन पर उंगली देंगे, समझना शुरू करेंगे क्या बोला गया है। विद्यानाथ झा विदित मैथिलीक है ना, जानल मानल रचनाकार छथि, यानी कि फेमस रचनाकार है। जानल मानल का मतलब ही होता है फेमस रचनाकार है। हिनक जन्म दरभंगा जिलाक मोहार गांव में 5 जून 1942 को भेलनी। तो याद रखेंगे 5 जून 1942 ईस्वी को इनका दरभंगा जिला का ही गांव है मोहार। ठीक है, पता नहीं है मोहार गांव कहाँ है, लोकेशन पे सर्च मार लेना एक बार कि दरभंगा में मोहार गांव कहाँ पे है। 1942 में इनका जन्म हुआ था। मैथिली में MA PhD करनी, यानी कि MA भी किए थे और PhD भी किए थे। किस भाषा में? मैथिली भाषा में ही। संताल है ना परगन्ना कॉलेज, संताल परगन्ना कॉलेज होता है ना, दुमका में, दुमका जगह का नाम है। मैथिली के प्राध्यापक ओ विभाग का अध्यक्ष भेला। विभागाध्यक्ष यानी कि मैथिली विभाग के अध्यक्ष रहे होंगे। ठीक है, अभी तो आप लोग स्कूल में हैं तो आप लोग विभाग नहीं जानते होंगे। जब कॉलेज में जाएंगे तो साइंस डिपार्टमेंट अलग होगा, कॉमर्स का अलग होगा और आर्ट्स का अलग होगा। और अब जब आप जाएंगे BA के अंदर तो आपका सब्जेक्ट वाइज डिपार्टमेंट होगा। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट, मैथिली डिपार्टमेंट, ऐसे। ठीक है, और उस डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होगा। तो यही थे विभाग का अध्यक्ष थे आपके विदित जी। वही कॉलेजक प्राचार्य पद पर कार्य करत सेवानिवृत्त भेला और बाद में वो प्रधानाचार्य भी बन गए थे। प्राचार्य जो कॉलेज के जो होते हैं, जिसे आप कह लीजिए प्रिंसिपल कह लीजिए, ठीक है, वो भी बने थे। ये तो हो गया कवि के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की, वो कब जन्म लिए, कहाँ लिए और क्या क्या काम उन्होंने जिंदगी में किया। विद्यानाथ झा विदित गीत शब्दावली है ना, एक मिनट, गत शताब्दी समाप्तम है ना 7म दशक में साहित्य रचना प्रारंभ करेंगे। 7म दशक का मतलब है लगभग 1970 के आसपास से, 1970 के आसपास से इन्होंने लिखना क्या कर दिया था। तो 42 में इनका जन्म होता है, 1970 में ये लिखना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तकरा बाद हिनक लेखनी कहियो विराम नहीं लेलक, यानी कि 1970 से लगभग लिखना शुरू किया और उसके बाद वो कभी रुके ही नहीं, कंटिन्यू लिखते ही गए। लगातार लिखी रहल छथी, मतलब अभी भी इनका मृत्यु नहीं हुआ, अभी भी लिख ही रहे होंगे 2011 के टाइम पर, क्योंकि ये किताब 2011 में लिखा गया था। वास्तविकता ई अछि जे आयु में वृद्धिक संग संग हिनक लेखनक गति से हो बढ़ल अछि। आयु बढ़ा इनका और लेखने का गति भी क्या कर दी इन्होंने, बढ़ा दिया। कई बार लोग क्या होते हैं कि बूढ़ा होने के बाद काम छोड़ देते हैं, लेकिन इनको देखो जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा उसे उसे लिखने का स्पीड ये क्या कर रहे हैं, बढ़ा ही रहे हैं। ई कविता, कथा, उपन्यास, निबंध है ना, समीक्षा सब विधा में लिखित अछि। ये सभी विधा में लिखने का काम किए हैं। कविता भी लिखे हैं, कथा भी, कथा मतलब कहानी, उपन्यास भी लिखे हैं। उपन्यास क्या होता है, कथा क्या होता है, कहानी और उपन्यास में अंतर समझिए। कहानी होता है ना पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उपन्यास होता है होल लाइफ स्टोरी। होल लाइफ स्टोरी, पार्ट ऑफ लाइफ क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति है उसके किसी एक पॉइंट पर अगर कहानी लिखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कोई फिल्म जो देखते हैं उसे मान लीजिए किसी के 15-20 साल के उम्र को दिखाया गया है तो ये कहानी कहलाएगा। लेकिन अगर जिस कहानी में किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर मरण तक के चीजों को दिखाया गया है वो है उपन्यास। वो क्या है, उसे नॉवेल कहते हैं। और उपन्यास में होल लाइफ स्टोरी होता है। जैसे रामायण उपन्यास है,
रामायण क्या है? उपन्यास है। लेकिन आप लोगों ने एक कहानी पढ़ा था, ठेस कहानी। ठेस क्या था? कहानी। किसके बारे में चर्चा है इसमें? शिवचंद के। तो क्या शिवचंद के जन्म से मरण तक का चर्चा है? नहीं, बस उसके काम करने के स्टाइल का चर्चा है, उतना ही चर्चा है। तो इसका मतलब वो है स्टोरी। तो अगर जीवन के किसी पार्ट को दिखाया गया होगा तो स्टोरी होगा, अगर जीवन संपूर्ण जीवन को जिसमें दिखाया गया होगा वो होगा उपन्यास होगा। निबंध भी ये लिखते थे। लगभग 20 हिनक प्रकाशित पोथी छानी। लगभग कितने किताब है इनके? 20 लगभग किताब है। मैथिली और संथाली, संथाली होना चाहिए, मैथिली और संथाली हिनक महत्वपूर्ण अवदान अच्छी, यानी कि मैथिली में और संथाली में लिखने का काम करते थे। एकर अतिरिक्त मानव कल्प, ठीक है, महोदय मनवंतर, बहुरिया इनके किताब का नाम है, ठीक है। बहुरिया, प्रालब्ध और विप्लव बेसरा। इसके बाद कौशल्या, कौशल्या जानते हैं? कौशल्या जो है वो दशरथ की पत्नी थी, सबसे बड़ी पत्नी, जिसका पुत्र है राम। कौशल्या, केकई और एक सुमित्रा। केकई थी मझली, जिसके लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, नहीं भरत और शत्रुघ्न। और एक कौन बोले लास्ट में? कौशल्या। कौशल्या सबसे नहीं, कौशल्या तो सबसे बड़ी है। सुमित्रा बोले तो हाँ, सुमित्रा सबसे लास्ट में, जिसके पुत्र है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नहीं है, वो है क्या कहते हैं उसको? भरत। अरे भरत तो केकई का पुत्र है, भरत केकई का, राम कौशल्या का, भारत केकई का, और तीसरा जो बच गई उसके बाकी के 2 पुत्र। चलो आगे देखते हैं। लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र हैं। तो कौशल्या देख लिए। अब कौशल्या जो है एक इनका रचना है। इसके बाद है कर्पूरिया, वो मिथिला मिहिर। मिथिला मिहिर में धारावाहिक उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। फूटल चूड़ी कथा संग्रह भी है इनका, प्रकाशित सिंगरहार और सुरा सुंदरी ये काव्य है। आदि पोथी प्रकाशित अच्छी, और भी बहुत सारी किताब इनका प्रकाशित है। संप्रति, संप्रति मतलब आजकल उपन्यास लेखन पर हिनक बेसी जोर छनी। ये उपन्यास लिखने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। अब उपन्यास तो समझ में आ ही रहा होगा, होल्ला के स्टोरी पर। संग ही मैथिली भाषा आ साहित्यक विकास लेल सेहो तदचित अच्छी, यानी कि ये जागरूक रहते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं। साहित्य अकादमी दिल्ली से, हाँ दिल्ली में मैथिली प्रतिनिधि छथी। किसी किसी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है और ये साहित्य अकादमी में ये प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत फेमस उच्च कोटि के लोग होंगे, समझ में आ रहा होगा। अब इस कविता के बारे में काव्य संदर्भ देखते हैं। कविता का नाम है वंदना। तो ध्यान देंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में कि क्या इसमें कहा गया। प्रस्तुत कविता मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित कविता संग्रह स लेल गेल अछि। कविता देशक मातृभूमिक वंदना थी। देश का यानी कि हमारे मातृभूमि का वंदना है। वंदना मतलब क्या होता है? जैसे कि प्रार्थना गीत कहते हैं ना, उस टाइप का है। यही क्रम में मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहास के प्रेरणा रूप में राखल गेल अछि। मुख्य रूप से मिथिला के इतिहास को दिखाया गया है हमारे इस कविता में, मोटिवेशन के रूप में लिया गया है। मिथिलाक अतीत प्रेरणादायक अछि। मिथिलाक अतीत प्रेरणादायक अछि। अतीत मतलब बीता हुआ समय। मिथिला का जो बीता हुआ समय है बहुत ही मोटिवेशनल रहा है, प्रेरणादायक रहा है। वेदक मंत्र, स्मृति पुराण, सीता सन बेटी, भारती सन कुलवधू, विद्यापति सदृश कवि, रामायण सन ग्रंथक रचनाकार कवि चंद सब प्रेरक बनी क मार्गदर्शन लेल उपलब्ध छथि।
यहाँ पर बोला गया कि हमारा जो मिथिला है बहुत ही फेमस रहा है। वेद का मंत्र उच्चारण हमारे मिथिला में सबसे ज्यादा हुआ है। स्मृति पुराण की रचना हुई है। सीता सन बेटी मिथिला में ही देखने को मिला है। भारती सन बहु कुलवधु मिथिला में ही देखने को मिला है। विद्यापति के जैसे कवि मिथिला में देखने को मिला है। रामायण सन ग्रंथक जो रचना है वो मिथिला के आधार पर किया गया है। तो ये सारा चीज हमारे मिथिला का गौरव है। ठीक है। ई सब त्याग बलिदान आ कर्मठता का संदेश दैत अछि। इस सब से हमें पता चलता है कि मिथिला त्याग बलिदान और कर्मठता मतलब जो होता है ना, मतलब एकाग्र होकर के काम करना, इसी का नतीजा है। ई कविता जन्मभूमि गुण गौरवक स्मरण द्वारा आजुक लोग के प्रेरित करबाक प्रयास थे। इस कविता में हमारे मिथिला के महत्व को दिखाते हुए मिथिला के लोगों को, ठीक है, प्रेरित करने का कोशिश किया गया है। अब इसके सारांश को हम देखेंगे तो समझने का कोशिश कीजिएगा कि आखिर सारांश में क्या दिखाया गया है। काव्य संदर्भ तो हम लोगों ने देख लिया। अब पढ़िए सारांश। सारांश में क्या होता है, हम लोग कहानी को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो आराम से आपको समझ में आएगा। तो समझना शुरू करिए। सारांश में क्या दिखाया गया है हम बताते हैं, आप लोग केवल सुनने की कोशिश करेंगे, गप कम मारना। प्रस्तुत कविता वंदना विद्यानाथ झा विदित द्वारा लिखल गेल अछि। ये तो पहले ही हम लोग जान गए हैं। यही कविता में कवि मातृभूमि मिथिला गौरव गान करैत छथि। हमारा जो मिथिला है उसके गौरव को दिखाया है, उसके महत्व को, उसके महत्वपूर्ण चीजों का चर्चा किया है। कवि कहैत छथि जहन हितक बलिदान करब सबसँ उज्जवल कर्म अछि आ अपन मातृभूमि वंदना पवित्र धर्म। हित का बलिदान करना जो है महत्वपूर्ण धर्म है और मातृभूमि का वंदना करना जो है पवित्र धर्म है। अपनी मातृभूमि के बारे में कभी भी गलत ना बोले, ये इसमें ऐसा बताया जा रहा है। कारण हम वही धरती पुत्र छी जे आदि काल से गौरवान्वित अछि। आदिकाल पुराने समय से भी हमारा मिथिला बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। उस धरती के हम पुत्र हैं। तकर गौरवक गाथा गयबा सँ पैघ और कोन धर्म भय सकैत अछि। कवि कहते हैं कि जिस मातृभूमि पर हमने जन्म लिया है वो मातृभूमि बहुत पहले से ही फेमस है और उसके गौरव गाथा को अगर हम गाते हैं तो इससे बड़ा, पैघ मतलब बड़ा, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। ठीक है। यही धरती पर जनक विदेह, राजा जनक जिसको हम विदेह राज के नाम से भी जानते हैं, संदीप्त ज्ञानी भगत गुरु भेल अछि, जगत गुरु भेल अछि। अभी कहते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। अरे हमारे जनक जी जगत गुरु थे, विश्व गुरु थे वो। ठीक है। और इनको विदेह के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं की पुत्री सीता। ठीक है। तो कम महत्वपूर्ण राजा हुए हमारे यहाँ, बहुत फेमस राजा हुए। याज्ञवल्क है ना, अपार तेज सा, याज्ञवल्क के अपार तेज यहाँ पर देखने को मिला है। दैदीप्यमान अछि, दैदीप्यमान मतलब इसको कोई मिटा नहीं सकता है। जाहि ठाम माटी श्रुति पानी स्मृति आ हवा वेदक है ना ऋचा प्रसारित करैत अछि। मतलब हमारा माटी पानी और हवा भी बहुत अच्छा है। हवा से कैसे पता चलता है कि वेद पढ़ रही है हवा। तो बहुत अच्छा बताया गया है माटी को, पानी को और हवा को, हमारे यहाँ के मिट्टी पानी और हवा को। होतई अयाची दुभी घासक आसन है ना, मृग चर्म सँ बेसी सिद्धदायक अछि। कवि कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत ही फेमस विद्वान हुई अयाची, वो दुभी घास पर बैठा करती थी, जो कि कई जगह पर देखा गया है कि मृग यानी कि हिरण के छाल पर लोग बैठते थे, मतलब पूजा वूजा करने के लिए। उससे तो अच्छा ही है। जतई खेत में स्वयं लक्ष्मी विराजमान अछि। कवि कहते हैं कि यहाँ के खेत में तो लक्ष्मी विराजमान है। और आपको जानना भी पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि मिथिला में
दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है जिसे जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी अलग चीज है। काली मिट्टी बनता है कैसे, सो समझिए। काली मिट्टी के बनने का प्रोसेस है, जहाँ पर ज्वालामुखी हुआ करता था या अभी भी है, तो ज्वालामुखी के लावा बाहर निकलते हैं और वो जब सूख जाते हैं और मिट्टी का रूप धारण करते हैं तो वही काली मिट्टी कहलाते हैं। लेकिन बिहार के अंदर, मिथिला के अंदर तो कोई ज्वालामुखी नहीं है, हम लोग ज्वालामुखी से बचे हुए आदमी हैं। लेकिन यहाँ बाढ़ जनरली आया करता था और अभी भी टाइम टू टाइम बाढ़ आता ही रहता है। और हम लोग उत्तर बिहार के रहने वाले हैं, तो उत्तर बिहार में देखो तो जनरली बाढ़ आता ही रहता है। तो बाढ़ से जो मिट्टी आती है उसे कहते हैं जलोढ़ मिट्टी, और मिथिला में पूरा जलोढ़ मिट्टी ही है। तो दुनिया के सबसे उपजाऊ मिट्टी हमें मिला है तो हम कह सकते हैं। तो जतई खेत में स्वयं लक्ष्मी विराजमान छठी ओ जनकक पुत्री जानकी कहोलनी। और खेत में देखिए हमारा अनाज तो होता ही है, और खेत से सीता जी का जन्म भी हुआ है कि नहीं हुआ है? तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर लक्ष्मी का जन्म होता है। जाही ठाम पुतोह बनी भारती एखनहु पूजिता छठी। भारती एक हमारे मिथिला का पतोह थी जिसको अभी भी पूजा जाता है। जनक कविक कंठ में जतक कविक कंठ में कोकिलक बास अच्छी। विद्यापति के बारे में बोला जा रहा है। कोकिल मतलब कोयल। यहाँ के कवियों के कंठ में कोयल की तरह आवाज होता है, यह बताया गया है। वो शैवो यानी कि शिव भक्त, शैव मतलब शिव भक्त है ना, रामायण रचलनी। अगर देखेंगे तो हम आपको बताए थे पिछले क्लास में कि मिथिला में भी रामायण लिखने का काम किया गया है। इस कवि ने किया था, चंदा झा के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कवि हुए जो रामायण लिखने का काम किया है। ताही भूमिक चित्रे यंत्र सदृश अच्छी। इस भूमि का जो चित्र है वो मशीनों से कम नहीं है। यही भूमिक पालिका हाथ में तलवार अच्छी। यहाँ पर भूमि पालिका जो है ना, मुख्य रूप से जो काली दुर्गा को बोला गया है, और मुख्य रूप से अगर देखे जाए माँ भारती, वो भी तलवार रखी हुई है। स्वयं शिव जतय चाकरी करनी। चाकरी मतलब नौकर का काम किए थे हमारे यहाँ शिवा करके, विद्यापति के यहाँ, ठीक है। आप एक फिल्म में देख लेंगे, कखन हरब दुख मोर, ये फिल्म का नाम है, लिख लो सर, देखे हैं। उसमें दिखाया गया है कि विद्यापति जी के यहाँ शिव आते हैं नौकर बनकर और नौकरी करते हैं। उनका नाम उगना रहा, ठीक है ना। तो उस तरह का हम हमारे यहाँ और क्यों आए हैं, केवल विद्यापति का गाना सुनने के लिए। इतना ज्यादा भक्ति रूप से गाते थे, उसके गाने को सुनने के लिए उगना आते हैं यहाँ। कलनी वो भूमि तो स्वर्ग स बढ़ी कई अच्छी। जिस भूमि पर शिव आएंगे वो भूमि स्वर्ग से बढ़कर है कि नहीं है। मोक्षदायक स्मृति जते बच्चा बच्चा बजेत अच्छी। ताही भूमिक विकास के रोकी सकत अच्छी। जहाँ के बच्चा बच्चा में मोक्षदायक युक्ति है, उस भूमि के विकास को कौन रोक सकता है। एहन मातृभूमिक है ना, माटी सा बढ़ी और दुलार की भय सकत अच्छी। इस मातृभूमि कि मिट्टी से बड़ा दुलार और कुछ भी नहीं हो सकता है, ऐसा कवि कहते हैं। यही पर अपन सम्मति मस्तकी कटा देव एकरा छोटे दान कहा। कवि कहते हैं कि इस मातृभूमि के लिए अपना सर भी कटा दीजिएगा, वो भी छोटा दान ही कहलाएगा। कैसा दान? छोटा दान ही कहलाएगा। तो यह चीज आप ध्यान में रखने की कोशिश करें। अब हम बढ़ेंगे आगे और पहले कुछ शब्दों के अर्थ को जानेंगे और फिर हम कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। समुज्ज्वल मतलब होता है चकमक, जो चमक आप कह सकते हैं। पावन मतलब पवित्र समझ सकते हैं। दीप्त अदीप्त आपको पता ही चुके हैं। दीप्त मतलब चमकते हुए। अमित मतलब होता है असीम। असीम मतलब जिसका कोई सीमा ना हो। अभिषेक मतलब होता है मंत्र पढ़ल जल छीटब। अभिषेक है ना, राज्य अभिषेक नहीं देखा किसी को, तो ऐसे जल मंत्र बोलते हुए जो जल छीटना है ना, वही होता अभिषेक। श्रुति मतलब होता वेद।
श्रुति मतलब, और स्मृति मतलब होता विधि विधानक पोथी, उसे स्मृति कहते हैं, विधि विधान का पोथी होता। और हमारे यहाँ के पंडितों के पोथी से बड़ा पोथी क्या ही हो सकता है, ठीक है, जिसमें पूरा विधि विधान लिखा होता है कि शादी कैसे करवाना है, मरनी कैसे करवाना है, मुंडन कैसे करवाना है, ठीक है। हाथ पैर बजरों की तरह मत भाजी, आवाज होता है। और सिहकी मतलब होता है वायु वेग, वायु जब चलती है धीरे धीरे तो उसे कहते हैं कि हवा का सिहकना। ऋचामय मतलब ऋग्वेदक मंत्र युक्त, जो ऋग्वेद के मंत्र है ना उसे ऋचा कहा गया है, ऋग्वेद के मंत्र को ऋचा कहा गया है। और ऋचामय का मतलब है ऋग्वेद के मंत्र को आप उससे संबंधित पूजा करते हैं। अर्चना मतलब पूजा होता है। विमल मतलब होता है स्वच्छ और निर्दोष। तो जो आप विमल गुटखा खाते हैं ना, आपको अगर कैंसर हो जाए तो उसके लिए विमल निर्दोष है, दोष आपका है। चलिए ठीक, अब आगे देखेंगे मृग चर्म। तो बोले हिरण का जो चमड़ा होता है उसको आसन बना के बैठते थे लोग पहले। भैरवी मतलब जानते ही हैं, भयानक रूप वाली देवी भैरवी, काल भैरवी, नव दुर्गा में भी काल भैरवी होता है, ठीक है। क्या काली माता कही, जो भी कही, चंडी भी कहते हैं। खरक मतलब होता है तलवार, तलवारी मतलब वही तलवार होता है। यहाँ पर घी का अर्थ है बेटे, घी नहीं, धिया पूता कहते हैं ना, तो धिया मतलब बेटी और पूता मतलब पुत्र, तो धिया पूता का समझ में आ गया। चलिए अब आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, लाइन पर उंगली दीजिए और केवल बातों को ध्यान से सुनिए। कवि कहते हैं हित हित बलिदान होइबा सा समुज्जल कर्म की, मतलब कवि कहते हैं कि हम अपने जो मातृभूमि है, हित हित बलिदान होइबा सा समुज्जल कर्म की छी, मातृभूमि के वंदना सा श्रेष्ठ पावन धर्म की छी। हित हित बलिदान मतलब हित के लिए, सच्चाई के लिए अगर आप अपना बलिदान देते हैं तो इससे बड़ा कोई कर्म नहीं है, और अपने मातृभूमि का वंदना करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जाही धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक, है ना, याज्ञवल्क्य अमित तेजक, या जिस धरती पर जनक जैसे राजा हुए हैं, जिसका विवेक पूरी दुनिया में, विवेक मतलब बुद्धि, और याज्ञवल्क्य जैसे अमित तेजक भेल हो अभिषेक, जिस धरती पर पवित्र और महान याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान हुए हैं। जाही ठाम मातृ श्रुति में पानी, अच्छा माटी श्रुति में, माटी अच्छा है, पानी स्मृति में रहल हो, पानी भी अच्छा रहा हो। वायु केर सिंह की ऋचा में, वायु ऐसे बहती है जैसे लग रहा है कि वेद का मंत्र बोला जा रहा है, वेद का क्या हो जा रहा है, मंत्र बोला जा रहा है। घर आंगन में बहल हो, इस तरह का हवा हमारे घर आंगन में बहता है जैसे कि लगता है कि वेद का मंत्र हो रहा है, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। तो माटी पानी और हवा का क्या हुआ, बड़ाई किया गया हमारे यहाँ के माटी पानी। ताही भूमि का अर्चना सा श्रेष्ठ दोसर धर्म की, जिस धरती पर, जिस भूमि पर इस तरह का सब कुछ पाया जा रहा हो और उस भूमि का आप अगर अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। अच्छी अयाचिक भूमि दुभी आसन स विरल बीमल मृग चर्म की। कवि कहते हैं कि अयाची जो है दूभी पर बैठते थे, उससे बड़ा जो मृग का छाल का आसन होता वो भी अच्छा नहीं है। खेत में उपजली जतय श्री बोला गया है सीता जी को, ठीक है। जहाँ पर खेत में उपजे थे कि नहीं, खेत में ही जन्म हुआ था सीता जी का, आप ऐसा हमने आपको पूरा कहानी सुना रखा है। स्वयं भी बनी जनक की, मतलब जो जन्म ली खेत में, लेकिन खुद किसकी पुत्री कहलाई, जनक जी का पुत्री कहलाई। जाही ठामक कुलवधु बनी पूजिता छठी भारती, भारती जिस तरह के कुल, जहाँ के कुलवधु के रूप में पूजी जाती हैं। जाही भूमिक कविक अपरूप कंठ में कोकिला बसल हो, जिस भूमि के कंठ में कोकिला मतलब कोयल वास करता हो,
मतलब बहुत अच्छे कवि जहां पर हो रहे हैं। जाही भूमिक सैब कवि सौ, जाही भूमिक सैब कवि सौ गेल, है ना, रामायण रचल हो। यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि जिस भूमि के जो कवि हैं, शिव के उपासक होते हुए रामायण का रचना किए हैं, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ताही भूमिक चित्रण सौ बढ़ी और दोसर यंत्र की, जिस भूमि पर इतना महान काम हुआ हो, उस भूमि का अगर आप चित्रण कर रहे हैं, चित्र सौ मतलब उस भूमि के चित्र से और बड़ा कोई यंत्र नहीं हो सकता है। साधना में भूमि सौ बढ़ी साधना केर मंत्र की, साधना में भूमि हमारा है तो साधना के मंत्र का क्या ही काम है, हमारा तो भूमि ही साधना में है। ठीक है। जही भूमिक भैरवी, जही भूमिक भैरवी केर कर सुशोभित खरग हो। कर मतलब करा यानी कि हाथ होता है, भैरवी मतलब अभी जस्ट बताए हैं भयानक रूप वाली देवी, और उसके हाथ में क्या है, खरग है, खरग पढ़ेंगे उसे। ठीक है। खरग मतलब तलवार। शिव जकर चाकर स्वयं ओ, भूमि सरिपहु स्वर्ग हो। कभी कहते हैं जिस भूमि पर शिव भी चाकर यानी कि नौकर बन के आए हैं, वो भूमि तो स्वर्ग के समान, किसके समान है, मोक्षमय स्मृति अतीतक बाल बोधक ठोर पर हो। मतलब बाल बोध मतलब यहाँ के बच्चा के जवान पर भी मोक्षमय स्मृति है। ताही भूमिक चरण भावी कियन प्रगतिक छोर पर हो। उस भूमि का जो भविष्य है क्यों नहीं प्रगति के छोर पर होगा, प्रगति के अंत पर होगा। मातृभूमिक माटी सौ बढ़ी श्रेष्ठ आर दुलार नहीं। कभी कहते हैं कि मातृभूमि की मिट्टी से बढ़कर कोई बड़ा दुलार नहीं होता है। आज जन्म भूमि निमित शीर्षक, है ना, दान सा लघु आर की, मतलब जन्म भूमि के लिए हम अपना शीश भी दान कर देंगे, यह भी छोटा ही चीज है। समझ आ रहा है। जब सिर ही दान कर देंगे तो आपके लिए फिर बड़ा क्या और आपके लिए छोटा क्या, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीजें हैं। आप इसके क्वेश्चन को देखेंगे 5 मिनट में, तो समझना। आप क्वेश्चन शुरू कर दीजिए। वंदना कविता का रचना छथी, रचनाकार रचयिता छथी। हाँ, विद्यानाथ जा विदित हो जाएगा। अगला है कि विद्यानाथ जा विदितक रचना छथी, छनी, तो वंदना है, बिल्कुल सही है। खाली स्थान भरने वाला है कि ताही भूमिक अर्चना सौश्रेष्ठ ... धर्म, दोसर धर्म की। मातृभूमिक वंदना सौश्रेष्ठ पावन ... की, तो धर्म की, यहाँ धर्म होगा। तीसरा में मातृभूमिक माटी सौ बढ़ी श्रेष्ठ ... दुलार की, श्रेष्ठ आर दुलार की, यहाँ पर आर भरा जाएगा। दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। वंदना किनकर कविता अच्छी, तो लिखेंगे वंदना विद्यानाथ झा विदितक कविता अच्छी। पठित पाठ में वंदनीय के आ की सब अच्छी, किस किस चीजों का, किसको वंदनीय माना गया है और किस किस का चर्चा किया गया है, तो आप देखे हैं कि यही पाठ में यही ठामक हर वस्तु वंदनीय है बोला गया है इस कविता में कि नहीं। पानी, जल, पानी, हवा, मिट्टी, और यहाँ के कवि, यहाँ के राजा दशरथ नहीं, जनक, यहाँ की बेटी सीता, पतो भारती, सब चीज का क्या हुआ है, चर्चा हुआ है। पठित पाठ में कवि कहवाक की उद्देश्य अच्छी, तो कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो मिथिला है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, और मातृभूमि से बढ़कर कोई बड़ा जो है नहीं होता है। जहां भी जाइए तो 3 चीज का बहुत ही ख्याल रखिए। अगर आप यहाँ से दूर भी चले जाते हैं, माँ, मातृभूमि और मातृभाषा को मत छोड़िए। समझ में आ रहा है। मातृभूमि के बारे में कभी भी आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना है।
आज के लोग क्या हैं, दूसरे क्षेत्र में जाते हैं तो अपनी भाषा को छोड़ देते हैं, वहाँ का भाषा सीख लेता है। 3 महीना दिल्ली रह के आ जाएगा, तेरे को मेरे को बोलेगा भाई आप अपना मातृभाषा भूल गए, ये गलत बात है। आप वहाँ हैं तो वहाँ के लोगों से बात करिए, तो जिस भाषा में वहाँ पर चल सकता है उस भाषा में चलाइए। लेकिन वहाँ पर अगर आप 2 आदमी हैं तो आपस में मैथिली में बात करिए, ताकि कोई बगल वाला सुने तो उसको लगे कि भाई क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको लगना चाहिए। कई बार आप लोग ने आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब कोई अलग तरह का भाषा आपके सामने बोलता है, तो जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भाषा है, जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं। हमारे यहाँ एक बंगाल की है, कभी कभी बोलती रहती है। हाँ, कौन है सामने बगल में रूम नहीं है, देखा हमारे यहाँ भी छपरा से वो है, तो वहाँ से लगेगा नाम का जो भी है, तो वो छपरा वाला भाषा बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पर कभी कभी भाषा बोलते हैं। वहाँ पर बंगाल में ना पीना शब्द नहीं होता, वो पानी कहेगा, पानी खाबो, चाय खाबो कहता रहता है। चाय खाबो, पीने कोई शब्द उधर है ही नहीं, ठीक है। तो अपने मातृभाषा को नहीं छोड़ना है कहीं भी। अभी तक कई विदेशी लोग हिंदी सीख रहा है और मैथिली सीख रहा है, ठीक है। एक नाम है ध्रुव करके, एक व्यक्ति है अमेरिका का, वो मैथिली बोलता है। आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर ध्रुव सर्च करिएगा, ठीक है, और आप ध्रुव सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब वो मैथिली बोलता है, ठीक है। तो वो बातें आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मातृभूमि की वंदना श्रेष्ठ धर्म की थी। तो मातृभूमि के वंदना से कोई बड़ा श्रेष्ठ धर्म नहीं है, कारण कि हम लोग वहाँ जन्म लिए हैं, वहाँ का अन्न खाए हैं, वहाँ पर पले बढ़े हैं। अब अगला प्रश्न है कि पठित पाठ में वर्णित देवता का नाम लिखो। कौन कौन से देवता के बारे में बात किया गया है। तो पठित पाठ में सबसे पहले जानकी, सीता जी हमारे लिए देवी है, तो जानकी का, भारती जो भारत माता उसका, भैरवी का, और शिव का चर्चा हुआ है। शिव का चर्चा हुआ है कि नहीं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1-2 देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए, काम है। पहला क्वेश्चन है कि वंदना शीर्षक कविता को वर्णन करो। तो पूरा तो वर्णन किए, पूरा वर्णन किए कि नहीं। ऐसे आप एक क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इस कविता के बारे में जितना आता हो शुरू से अंत तक 10 से 15 लाइन में लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पठित पाठक सारांश लिखो। तो सारांश तो आराम से लिख देगा, इसी को शॉर्टकट बनाते हुए 10-15 लाइन में आप लिखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जनक याज्ञवल्क्य चर्चा कौन रूपे कैल गेल अच्छी। तो जनक का और याज्ञवल्क्य का जो चर्चा किस रूप में किया गया है, तो आप जस्ट देखे हैं कि यही पाठ में जनक चर्चा शिवक गुरु विदेह आ जानकी के पिता के रूप में कैल गेल अच्छी। विदेह बोला गया है जनक जी को, और दूसरा जानकी यानी कि सीता जी के पिता के रूप में दिखाया गया है। और याज्ञवल्क्य चर्चा हुनक अतीत तेजस्वी के रूप में कैल गेल अछि। बहुत ही बड़े तेजस्वी, बहुत ही बड़े विद्वान के रूप में याज्ञवल्क्य का चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए। प्रस्तुत कविता में वर्णित महान व्यक्ति सबक थोड़े में परिचय दिया। थोड़े में मतलब शॉर्टकट, ठीक है। तो अब आप देखिए कि किस किस विद्वान का चर्चा हुआ है। सबसे पहले तो जनक का चर्चा हुआ है। जनक का आप जानते हैं हमारे यहाँ के राजा थे, उनको विदेह कहा जाता था, विदेह राज। और शिव जी को भी विदेह कहा जाता है। उनका भी एक रूप है निरंकार रूप, जिसमें आकार नहीं है, उनके शरीर का कोई आकार नहीं है, आसन और त्रिशूल वगैरह ऐसे दिखाई देते। और सीता के पिताजी के रूप में भी इनको संबोधित किया गया है। इसके बाद याज्ञवल्क्य को सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वाले व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। इसमें विद्यापति को देखिए महान कवि के रूप में दिखाया गया है इस चैप्टर के अंदर। और ऐसे कवि जिसका रचना सुनने के लिए स्वयं शिव आ गए थे मिथिला, ये सब बताया गया कि नहीं। चंदा झा का भी चर्चा है, चंदा झा के द्वारा लिखे गए मिथिला रामायण का भी पूरा चर्चा है। आयाची का भी चर्चा किया गया है। आयाची विद्वान थे, यहाँ बहुत ही फेमस विद्वान के रूप में चर्चा किया गया है। सप्रसंग व्याख्या करूं, व्याख्या वाला प्रश्न यहाँ भी आ गया। इसमें 2 दिए गए हैं। पहला समझिए
नहीं धरती पर जनक केर दीप्त ज्ञान विवेक और याज्ञ बलक अमित तेजक भेल हो अभिषेक। इसका तो व्याख्या वाला तो आप समझ ही देंगे, बना देंगे। कहाँ से लिया गया वो लिखेंगे, इसके लेखक कौन है, अब इस लाइन का क्या अर्थ है वो आप बता देंगे, बात खत्म। दूसरा अभी व्याख्या वाला है तो आप व्याख्या करने का कोशिश करेंगे। दूसरी बात क्या है कि आपके गाइड में इस सब क्वेश्चन भी दिया गया होगा, तो आप उसको पढ़ने का कोशिश करिए एक बार, ठीक है। पढ़िए, रोज के रोज उसको क्या करिए, पढ़िए। चलिए ठीक है, अब हमें लगता है कि 7 कविता हम लोग पढ़ लिए हैं। इस तरह से अगर जो छोटा छोटा होगा तो उसको हम दो करके देख लेंगे। चलिए फिर गणित निकालिए।